हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आज हम लोग 7 जनवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके इस क्लास का पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज एक मोटिवेशन भी रखा है मैंने कि खुद पर विश्वास करो क्योंकि यही सफलता की पहली सीढ़ी है। तो देखिए, खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। तो आप जो भी कर रहे हैं पूरे विश्वास के साथ करिए, पूरे मन से करिए, पूरे लगन से करिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। तो चलिए इसी विचार के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किस कार्यकाल के लिए बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लाटविया, लाइबेरिया को सदस्य के रूप में पद कार्यभार दिया गया है? तो देखिए, 2000 2025 से 2026 के बीच कुछ देशों को अस्थायी अध्यक्षता दी जाती है। यूनाइटेड नेशन में 15 सदस्य हैं, 15 सदस्य। इसमें जो 10 हैं अस्थायी है, अस्थायी। और पांच इसके अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य हैं। तो ये जो 10 सदस्य अस्थायी देश हैं, ये हर 2 साल में बदलते रहते हैं। तो 2025-26 के लिए जैसे अल्जीरिया, डेनमार्क, गुआना, पाकिस्तान, पनामा, कोरिया गणराज्य को दिया गया था, जिनका अब कार्यकाल समाप्त हो गया है। और अब 2026 से 27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लाटविया, लाइबेरिया को सदस्य के रूप में कार्यभार दिया गया है। यानी अस्थायी अध्यक्षता दी गई है, जो 10 देशों के पास होती है 2 वर्षों के लिए, 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का लिंगानुपात जो 923 हो गया है, पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक बढ़ा है? तो ये हरियाणा राज्य का जो सबसे कम, भारत में सबसे कम लिंगानुपात होता था, वो अभी 2025 में बढ़कर 923 हो गया है। और 2024 में कितना था? 910। लेकिन अभी 5 वर्षों के अंदर में इसे बहुत बढ़ोतरी मिली। लिंगानुपात क्या होता है? जो प्रति 1000 लड़कों पर जो लड़कियों की संख्या होती है, उसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। यानी कि जो ये 923 है, 923, ये प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या को ही लिंगानुपात कहा जाता है। और किसके तहत? बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ये बढ़ा है। मतलब यहाँ से ये लॉन्च किया गया था 2018 में, मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था पानीपत से, हरियाणा से। कॉस्मो स्काई मेड द्वितीय पीढ़ी का सैटेलाइट है, किस देश का है, जिसे हाल ही में फाल्कन 9 रॉकेट से स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की। स्पेस एक्स जो है ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है यूएसए की। एलन मस्क इसके हेड हैं। और इसी का फाल्कन 9 रॉकेट है, जो हैवी सैटेलाइट जो होता है, हैवी सैटेलाइट जो होता है, उसे ये लेकर जाता है। और ये इटली देश का है, जिसे अभी फाल्कन 9 रॉकेट से स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च किया है। और जो ये कॉस्मो स्काई मेड है, ये द्वितीय जनरेशन यानी सेकेंड जनरेशन का है, सेकेंड
सेकेंड जनरेशन का ये सैटेलाइट है, सेकेंड जनरेशन का। 2007 से 10 के बीच में 4 सैटेलाइट लॉन्च किया गया इसका फर्स्ट जनरेशन का। और ये 600 किलोमीटर जो सिंक्रोनस ऑर्बिट है उसमें इसे प्लेस किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व हाल ही में दुर्लभ पूर्वी इंपीरियल ईगल मीन्स होता है चील पक्षी जो होता है वो अभी जो दुर्लभ पूर्वी इंपीरियल है वो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में देखा गया। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और जो ये दुर्लभ पूर्वी इंपीरियल यानी चील पक्षी है ये यूरोप में पाया जाता है और वहीं से प्रवास करके ठंडियों के या सर्दियों के समय पे भारत बहुत सारे पक्षी प्रवास करके आती हैं, उसी में से ये भी यहाँ आया है। और यह इसका स्थिति आईयूसीएन में वनरेवल है। और ये पक्षी जो है यूरोप का सेकेंड लार्जेस्ट ईगल है। और जो मुदुमलाई है तमिलनाडु में है। और नीलगिरी हिल्स जो है उस पर ये स्थित है। नीलगिरी हिल्स जो है ये 3 राज्यों में है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उनके बीच में है नीलगिरी हिल्स। और ये जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है ये नीलगिरी हिल्स पर ही स्थित है। कलाई टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। और इसकी क्षमता कितनी है? 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा ये, बिजली उत्पादन करेगा। और केंद्र सरकार ने इसे अप्रूव दे दिया है। केंद्र सरकार ने इसे अप्रूव कर दिया है। ये लोहित नदी जो अरुणाचल प्रदेश में है, लोहित नदी पर स्थित है। और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नामदफा नेशनल पार्क के पास ये है। नामदफा नेशनल पार्क के पास है, इसीलिए इसे अभी तक अप्रूव नहीं किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ वाइल्ड हेरॉन पक्षी पाया जाता है जिसको नुकसान होने का डर था। लेकिन सरकार ने अभी इसे अप्रूव कर दिया है। पक्षी थी वाइल्ड हेरॉन पक्षी। इसको नुकसान होने का डर था, इसीलिए इस पावर प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब इसे अप्रूवल दे दिया गया है। और ये जो पक्षी है आईयूसीएन के लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर में आता है, क्रिटिकली इंडेंजर में। और ये कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले के 1000 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह भारत के इतिहास को दर्शाता है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? देखिए मोदी जी यहाँ गए थे
और उन्होंने इसे श्रद्धांजलि यानी कि जो हमला हुआ था उसको लेकर बात की और श्रद्धांजलि दी है। तो ये कहाँ है? ये गुजरात में है। और इस मंदिर पर जो हमला हुआ था वो 1026 ईस्वी में हुआ। और किसने किया था? मोहम्मद गजनबी ने इस पर हमला किया। मोहम्मद गजनबी ने इस पर हमला किया था पहली बार जब हमला हुआ था उसी का 1000 वर्ष पूरा हुआ है। और ये गुजरात के किस जिले में है? सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र जिले में है। और ये मंदिर 12वीं सेंचुरी यानी 12th सेंचुरी का है। और इसे किसने बनवाया था? कुमारपाल ने इसको रीडेवलप किया था। रीडेवलप क्या होता है? जो पहले से जो मंदिर बनी है और क्षतिग्रस्त हो गया था उसे फिर से डेवलप करना। और ये चालुक्य या सोलंकी स्टाइल का है। और ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग जो है उसका हिस्सा है। शिव जी का जो ज्योतिर्लिंग है, शिव जी का जो 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह पर है उसी का एक ये भी हिस्सा है। शिव जी का ये मंदिर है और ये नगारा स्टाइल का है। क्योंकि उत्तर भारत में जितने भी होते हैं वो सब नगारा स्टाइल के मंदिर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा एडिशन किस राज्य के घोघला बीच में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए ये इसका दूसरा एडिशन है यानी 2nd एडिशन। लेकिन इसका पहला एडिशन कहाँ हुआ था? फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था? ये भी यहाँ दीव में ही हुआ था। दीव में ही घोघला बीच है। वहीं पर इसको पहला भी आयोजित किया गया था और दूसरा भी यहीं पे आयोजित किया जा रहा है। और पहला जो था इसका मैस्कॉट क्या था? पर्ल। यह एक डॉल्फिन मछली का नाम है। डॉल्फिन जो फिश है उसका नाम है, डॉल्फिन का नाम है ये। और यही इसका मैस्कॉट था। मैस्कॉट। और इस टाइम जब ये पहला वाला हुआ था 2025 में तब इसमें मणिपुर पहले रैंक पे रहा था और इसने 14 मेडल जीता था। 14 मेडल जीता था। और अभी भी ये दमन एंड दीव दादर नागर हवेली में आयोजित किया जाएगा। यानी ये जो दीव है यहाँ पर घोघला बीच है, यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा 5 से 10 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। और ये खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। और खेलो इंडिया स्कीम के तहत जो 2018 में आया था, 2018 में खेलो इंडिया स्कीम जो है इसके तहत बहुत सारा खेल खेला जाता है। उसी के तहत इसको आयोजित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसका अभी वैज्ञानिकों ने हाल ही में इसकी पहली 3D छवि प्राप्त की है? तो देखिए ये जो पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी है यह मैक्सिको में है। और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। और यह स्मोक यानी कि छोड़ने वाला ज्वालामुखी से कहा जाता है। और ये बहुत अति सक्रिय है और यहाँ से धुआं निकलते ही रहता है। और ये कोन शेप का है। इसका जो शेप है वो कोन के जैसे आइसक्रीम होता है ना, उस तरह का इसका शेप है। और ये मैक्सिको में है।
और मैक्सिको की राजधानी कहाँ है? मैक्सिको सिटी। और इसके जो राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति हैं वो हैं क्लॉडिया। क्लॉडिया जो यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति है मैक्सिको की। ये अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का देश है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2002 से शुरू हुआ था। 2002 से मनाना शुरू हुआ था राष्ट्रीय पक्षी दिवस, यानी कि जो अपने देश का राष्ट्रीय पक्षी है यानी मोर, मोर उसके लिए ये मनाया जाता है। और ये 5 जनवरी को मनाया जाता है हर वर्ष। 2002 से शुरू हुआ था। तो चलिए, आज का राज्य है उत्तर प्रदेश। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था और 24 जनवरी को यह अपना राज्य स्थापना डे भी मनाता है, यानी कि यूपी डे 24 जनवरी को मनाता है। राजधानी लखनऊ में है और इसका क्षेत्रफल इतना है और यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य भी यही है, पहले स्थान पर यही है सबसे आबादी में। और मुख्य यहाँ इसकी मुख्य नदियां हैं गंगा, यमुना, सरयू, गोमती, रामगंगा। गोमती जो है ये लखनऊ जो है इसी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे। और सरयू नदी के किनारे राम मंदिर है, राम मंदिर यानी अयोध्या, अयोध्या सरयू नदी के किनारे। और इसका राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस। और यहाँ भाषा 2 है, हिंदी और उर्दू। और इसका राजकीय फूल है पलाश। यहाँ नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वन जीव विहार, करतनिया घाट वन जीव विहार, नवाबगंज पक्षी विहार। और यहाँ ऐतिहासिक स्थल है ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, वाराणसी, अयोध्या, सारनाथ। ताजमहल आगरा में है, आगरा में है। फतेहपुर सीकरी में ही है। वाराणसी, काशी, सब लोग जानते हैं कि यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। और अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे है। और ये सारनाथ जो है बुद्ध स्थल के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे पहली बार भगवान बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया था। यहाँ इसका अपना हाई कोर्ट भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। और पहली राज्यपाल यहाँ की सरोजिनी नायडू, जो भारत की भी पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल हैं, वो है सरोजिनी नायडू। यहाँ विधानसभा की सीट है 403। भारत में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट यही है, क्योंकि विधानसभा सीट या जो भी सीट होता है वो जनसंख्या के अनुसार ही दिया जाता है। तो यहाँ जनसंख्या सबसे ज्यादा है भारत में, तो यहाँ सीट भी ज्यादा है। तो यहाँ 403 विधानसभा सीट, विधान परिषद में 100 सीट है, 100 सीट यहाँ विधानसभा में सीट है। लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31। जीआई टैग, बनारस की साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। लखनऊ के चिकनकारी और कालीन, मैनपुरी, ये सब अलग अलग है। मैनपुरी, तरकासी, इलाहाबादी सुरखा आम, अमरूद, मलिहाबादी दशहरी आम, अमरोहा ढोलक और बांस शिल्प, इन सब को जीआई टैग दिया गया है। इससे पिछले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जीआई टैग जो है वो एक भौगोलिक संकेत है और हर राज्य के पास कुछ न कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जो अनोखा होता है, तो उसको एक अलग पहचान देने के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है। और यहाँ पे इन सब चीजों को जीआई टैग दिया गया है। और रामसर साइट है यहाँ, रामसर साइट क्या होता है? जो दलदली क्षेत्र होता है, मार्शी एरिया होता है, जहाँ पे पक्षी आती है, उसी को रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। रामसर साइट एक ईरान में जगह है, ईरान का जगह है रामसर साइट, रामसर नाम का। और 1971 में एक ऐसा घोषणा किया गया कि हम लोग रामसर साइट यानी कि दलदली जो क्षेत्र है वहां उसको हम लोग संरक्षित करेंगे। इसी के लिए
उसी के जगह के नाम पे इसका नाम पड़ गया रामसर साइट। तो रामसर साइट कौन कौन से है? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर झील, सूर सरोवर झील, कीथम झील, बखीरा वन जीव अभयारण्य। ये 3 जो है एग्जाम्स में बहुत आते हैं, एग्जाम्स में बहुत आते हैं ये 3, सूर सरोवर, कीथम, बखीरा वन जीव अभयारण्य जो है, ये तीनों एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स में देखने को मिलते ही है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। है हैदरपुर आर्द्र भूमि पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य जो है, ये सब रामसर साइट के लिस्ट में शामिल है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोग इसी तरह नोट्स बनाएंगे तो आपको याद करने में आसानी होगा। तो चलिए आज का क्लास अब यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे करंट अफेयर्स बाय नेहा के टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके इस क्लास का पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए बाय, सभी को पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए।